रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 7E और उसके रेफरेंस से जो अमेंडमेंट हुई सेक्शन 236C के अंदर 2A फ्रांस 2023, सर्कुलर नंबर 1 जो उसके रेफरेंस से जारी हुआ और सर्कुलर नंबर 3 जो उसके रेफरेंस से जारी हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। फाइनेंस एक्ट 2022 के ज़रिए नया सेक्शन 7E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंसर्ट किया गया, जिसके ज़रिए जो कैपिटल एसेट्स और उसकी एक तारीफ़ की गई कि जो आपकी गैर मुनक़ुला जायदाद हैं उन पे एक मखसूस तरीके मोड मैनर के ज़रिए इनकम टैक्स आयद किया गया। सेक्शन 7E के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो आप यूट्यूब पे पाकिस्तान टैक्स चैनल पे देख सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर सेक्शन 236C के अंदर एक नई क्लास 2A ऐड की गई। उसके अंदर कहा गया कि ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेंगी जब तक वो इस बात का एविडेंस हासिल नहीं कर लेते हैं कि सेलर या ट्रांसफ़रर सेक्शन 7E के तहत उसने अपनी टैक्स अदायगी प्रेस्क्राइब्ड मोड मैनर के ज़रिए उसने अदा कर दी है। फाइनेंस एक्ट 2023 के लिए जब ये अमेंडमेंट आई तो उसके बाद एक बड़ी पैनिक सी सूरत हाल दरपेश हुई कि लोगों के पास कोई ऐसा प्रेस्क्राइब्ड मोड और मैनर अवेलेबल नहीं था टैक्स पेयर्स के पास, जिसके ज़रिए वो एविडेंस मुतल्लिका ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ को दे सकते। और इसके रेफरेंस से फिर FBR ने एक सर्कुलर नंबर 1 इनकम टैक्स का 2023-2024 जारी किया। पहले तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूँ कि लफ्ज़ प्रेस्क्राइब जो है इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बाकायदा इसको डिफ़ाइन किया गया है, यानी कि ये प्रेस्क्राइब का हमको डिक्शनरी मफहूम नहीं ले सकते। प्रेस्क्राइब का वो मफहूम लिया जाएगा जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफ़ाइन किया गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की का जो सेक्शन है 2, उसका सब सेक्शन है 44। वहाँ पे है कि प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब जब वर्ड मीन्स यूज़ हुआ तो इसका मतलब मफहूम ये है कि इस माने मफहूम के अलावा प्रेस्क्राइब का कोई और लफ्ज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई और मफहूम माना नहीं पढ़ा जाएगा जा सकता है। तो अभी तक इस सेक्शन के हवाले से अगर हम बिल्कुल लीगल ऑन मेरिट बात करें तो आज के दिन भी कोई रूल्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो सर्कुलर नंबर 1 है या सर्कुलर नंबर 3 है, ये दोनों ये इसको गैर कानूनी कह लें। ये प्रेस्क्राइब की उस तारीफ़ को जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो मफहूम जो माना उसमें मुतय्यन किया गया उसके मुताबिक नहीं है और ये इल्लीगल हैं। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, बाकी सब की तरह हमें भी इन्हीं सर्कुलर के साथ ही आगे लेके चलना है। तो इसके ऊपर फिर सर्कुलर नंबर 1 आया, जिसने आके कुछ चीज़ें फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से बताई कि नॉन फाइलर जो है 1% पे करके अपना जो चालान है 7E का अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। फाइलर जो है वो या तो लाहौर हाई कोर्ट का उसके पास स्टे हो या और वो फिर कमिश्नर से फॉर्म ए ले, या उसने टैक्स अदा कर दिया तब भी कमिश्नर से फॉर्म ए ले, या उसके पास इस्तिस्ना है उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सेक्शन 7E के हवाले से तब भी वो उसके ऊपर फॉर्म ए ले। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हम सर्कुलर 1 के हवाले से रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप यूट्यूब पे पाकिस्तान टैक्स चैनल पे देख सकते हैं। अभी उसके अंदर बहुत सारे सवालात अपने उस वीडियो में भी हमने उठाए थे, तो उस रेफरेंस से अभी एक नया सर्कुलर जो सर्कुलर नंबर 3 है वो इस टाइम जो है कल 15 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। और उसके अंदर सर्कुलर नंबर 1 के हवाले से कुछ चीज़ें मॉडिफाई की गई हैं, जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे, जो हमारा आज का असल मौजू है। सबसे पहले जो उसके अंदर सर्कुलर जो है ना नंबर 1, उसमें मैंने बताया कि फाइलर के लिए 3 ऑप्शंस थे कि या वो 7E का टैक्स पे कर दे, या उसके पास जो है वो कमिश्नर का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट हो फॉर्म ए के ऊपर। और फॉर्म ए के एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए ये था कि या उसने 7E का टैक्स विद रिटर्न पे किया हो, या उसको एक्सक्लूजन हो, या उसके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो। तो उस हवाले से जो है इस जो पूरे सर्कुलर नंबर 3 को बेस किया गया है। नॉन फाइलर के हवाले से मुख्तसरन ये है कि पूरे इस सर्कुलर में कोई तब्दीली नहीं लाएगी, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया ये भी चल रहा था कि जी फाइलर नॉन फाइलर सब के हवाले से, तो नॉन फाइलर के हवाले से इस सर्कुलर में कोई तब्दीली नहीं लाएगी। जो तब्दीली है वो सिर्फ फाइलर के रेफरेंस से है, क्योंकि ये भी जहन में रखिएगा कि जो नॉन फाइलर हैं उनको जो है सेक्शन 7E के तहत जो इस्तिस्नात हैं वो अब हासिल नहीं रहे फाइनेंस एक्ट 2023 के बाद। तो इसलिए ये जितनी तब्दीलियाँ हैं ये सारी के सारी फाइलर के हवाले से हैं और इसी के ऊपर हम आगे अपनी बात को लेके चलते हैं।
सर्कुलर नंबर जो 3 आया है जी, इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सर्कुलर नंबर 1 आया है ये लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है रिट पटिशन नंबर 5259 ऑफ 2022 जो डेटेड 6/4/2023 की थी, इसके रेफरेंस से कहा गया है कि पंजाब के केसेस के ऊपर सर्कुलर नंबर 1 जो अब एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके दो मफहूम पढ़े जा सकते हैं। अगर सर्कुलर नंबर 1 को इस रेफरेंस से हमने ख़त्म कर दिया तो फिर 236C2A के हवाले से तो प्रेस्क्राइब्ड मोड मैनर बाकी ही नहीं रहा, तो फिर तो एक प्रॉपर्टीज़ वैसी स्टक हो जानी चाहिए। एक मफहूम ये भी पढ़ा जा सकता है जिसको बहरहाल क्लैरिफाई भी करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे रीडिंग डाउन फॉर्म प्रिंसिपल के तहत अगर हम पढ़ते हैं तो जो समझ आती है कि इसका पर्पज़ शायद ये नहीं है। इसका पर्पज़ ये है कि उन्होंने कहा कि जी सर्कुलर नंबर 1 के तहत जो है वो जो पंजाब की प्रॉपर्टीज़ हैं, पंजाब के जो केसेस हैं उनके ऊपर जो है फिल वक्त 236C2A जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये है कि 7E की इम्प्लीकेशंस के बगैर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। यहीं पे मैं एक वजाहत कर दूं कि ये सर्कुलर 1 और सर्कुलर नंबर 3 ये दोनों सेक्शन 236(2)A के रेफरेंस इस टाइम इनके अंदर अपना जो प्रेस्क्राइब्ड मोड मैनर बयान किया गया है। सेक्शन 7E वो इंटेक्ट है। सेक्शन 7E के हवाले से ऑलरेडी इस सर्कुलर में भी एंड पे कहा गया कि जहां सर्कुलर और सेक्शन में लॉ में कन्फ्लिक्ट होगा तो लॉ उस पर प्रिवेल करेगा, और सेक्शन 7E के हवाले से इस सर्कुलर में कुछ अमेंडमेंट नहीं की गई, इसलिए आपने रिटर्न के साथ जो 7E का फॉर्म है, प्रेस्क्राइब फॉर्म है, चीज़ें हैं, उनके हवाले से इस सर्कुलर में कोई वजाहत नहीं की गई। इस सर्कुलर नंबर 3 का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ 236C2A सेक्शन के हवाले से एड्रेस करना है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी एम्बिग्विटी खड़ी हो गई है कि क्या जो कहा गया कि जो पंजाब के केसेस हैं, इन केसेस से मुराद पंजाब की प्रॉपर्टीज़ हैं या पंजाब के टैक्स पेयर्स हैं। तो इसमें मैं बड़ी हम्बल मेरी ओपिनियन है कि पहली बात ये जहन में रखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी थी उस पर भी हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। तो उसने लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं, ये टैक्स पेयर्स की इनकम पे टैक्स है। जब ये इनकम पर टैक्स है तो इसमें पंजाब के केसेस से मुराद पंजाब के टैक्स पेयर्स होने चाहिए, कसे बाशिद उनकी पाकिस्तान भर में कहीं पे भी प्रॉपर्टी हो, ना कि इसका मौजू पंजाब की प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इसको बहरहाल वर्ड केसेस को मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम इसी सर्कुलर का जो पैराग्राफ नंबर 4 है वहाँ पर भी हम देखें तो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो आगे हम बात करेंगे कि कुछ ख़ास हालात के अंदर वो बगैर 7E के, ये पंजाब से हट के भी हम बात कर रहे हैं जो बाकी 3 सूबे हैं उनके हवाले से, तो वो कुछ ख़ास हालात के अंदर 7E के फॉर्म ए के बगैर अपनी ट्रांसफरिंग कर सकती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वहाँ पे वर्ड सेलर ट्रांसफ़रर यूज़ हुआ है कि उन्होंने वो रिकॉर्ड रखना है और रिकॉर्ड मुहैया करना है। तो इसका मतलब मफहूम ये है कि इस वर्ड केसेस से मुराद पंजाब के टैक्स पेयर्स हैं, कसे बाशिद उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान भर में कई हो। वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट और सर्कुलर नंबर 3 के तहत जो कहा गया कि जी फिल वक्त इन पे ये जो है 236C2A या सर्कुलर नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे सूबों के लोग जिनके NTN दूसरे सूबों के हैं वो अगर पंजाब में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएं तो मेरी हम्बल ओपिनियन में उनको उस तरह ही फॉर्म ए या बाकी अपनी ज़िम्मेदारी सर्कुलर नंबर 1 के तहत अदा करनी है, चूँकि ये मौजू इनकम है, टैक्स पेयर की इनकम है, ना कि यहाँ पे मौजू प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी होता तो प्रोविंस वाइज उसको हम सेग्रीगेट कर लेते, लेकिन जब इनकम है तो फिर हमें टैक्स पेयर वाइज जो पंजाब के टैक्स पेयर्स हैं फिल वक्त वो इसका बेनिफिट अकॉर्डिंग टू लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट रीड विद सर्कुलर नंबर 3 वो लेंगे और ले सकते हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है इसको भी हम थोड़ा सा अगर देख लें तो पहली बात इस पर मैं बड़ी हम्बल ओपिनियन दूं कि जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 7E को अनल या जो है ना अल्ट्रा वायरस करार दिया। अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की ही जजमेंट जो रिट पिटीशन नंबर 52559 के अंदर तमाम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप इसको पढ़ें। तो सबसे पहले मैं अगर आपकी इजाज़त से भाइयों के लिए रेफरेंस के लिए इसको पढ़ भी देता हूँ जो उसका ऑपरेटिव पैरा है ताकि चीज़ समझने में आसानी हो। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जब अपनी जजमेंट का जो लास्ट पैरा है 27 वहाँ पे कहा फॉर व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इट इज़ हेल्ड दैट 1
to treat the market value of immovable property as income under entry 47 is beyond the competence of federal legislature, hence is declared ultra vires। अब इस जो क्रक्स है जजमेंट का, इसके लिए अगर आप इसी जजमेंट का पैरा नंबर 22 और पैरा नंबर 23 पढ़े तो वहाँ पे इसको डिटेल डिस्कस किया गया है और कहा गया है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू पे 7E नहीं ले सकते, लेकिन वैल्यू एट कॉस्ट जो कि वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर होती है आप उसके ऊपर 7E अप्लाई कर सकते हैं, या सेक्शन 122 के ज़रिए पहले आप वैल्यू एट कॉस्ट को अमेंड करें तो तब आप अपनी बात को तकवीत दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं लग सकते। तो आप पैरा 22 और पैरा 23 भी इसके साथ मिला के पढ़ें तो आपको इस जो लाहौर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया इसके तमाम बैकग्राउंड समझ आ जाएगी। नंबर 2 उन्होंने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7E आर रीड डाउन टू सेव द टैक्सेशन ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट विच इज़ विद इन कम्पिटेंस ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर अंडर एंट्री 50। उन्होंने कहा कि जो वर्ड इनकम है इसके लिए भी आप पैरा नंबर 19 है इस जजमेंट का और पैरा नंबर 23 है इस जजमेंट का, जब आप उसको बैकअप पे इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड इनकम है इसकी बजाय रीडिंग डाउन प्रिंसिपल के तहत आप कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पढ़ें। ये कैपिटल वैल्यू के ऊपर टैक्स है, प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है, तो इसलिए ये एंट्री नंबर 50 कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का उसके तहत ये फेडरल लेजिस्लेचर की ये कम्पिटेंस के अंदर है कि वो इसके ऊपर टैक्स लगाए। इसी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फर्दर प्रपोज किया नंबर 3 द एंट्री 50 फॉर टैक्सिंग कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट रिक्वायर दैट द एसेट शुड बी वैल्यूड एज अ होल एंड टैक्स्ड इन सेपरेटली। Curative legislation is expected to bring the provisions of section 7E within the spirit of taxing capital value of assets and the harmonize it with other provisions of the ordinance of 2001। उन्होंने तजवीज़ किया कि अब सेक्शन 7E को कॉन्स्टिट्यूशन कम्पिटेंस के तहत इसको अकॉर्डिंगली अपना जो है वो आप हारमोनाइज़ करें, इसको दोबारा रीराइट करें। नंबर 4 उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन ऑफ पर्सन अंडर क्लासेस 1, 3 and 4 ऑफ सेक्शन 7E2D इज़ डिस्क्रिमिनेटरी offending the article 25 therefore are declared ultra vires। पैरा 25 है इस रेफरेंस से, जो दोस्त इसकी डिटेल पढ़ना चाहे। तो अब हाई कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि उसने कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने नहीं लेना, लेकिन आप वैल्यू एट कॉस्ट पे ले सकते हैं। रीडिंग डाउन फार्मूला के तहत उन्होंने जो इसके ऊपर जो कहा कि जी आप इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें, इनकम को कैपिटल वैल्यू एसेट पढ़ लें। तीसरा उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की इसके अंदर इस्तिस्नात थी, जो 7E का 2 उसके D का 1, 3 and 4, जो उसका 7E 2 का D का 1 है अ शहीद अ डिपेंडेंट ऑफ अ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। 3 है उसका 3 है जी उसका अ वार वाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर फेडरल आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एंड 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए शायद ये सर्कुलर नंबर 3 भी आया है, वो है एन एक्स सर्विसमैन एंड सर्विसिंग personnel of armed forces or ex-employee or servicing personnel of federal and provincial government being original allotee of the capital asset duly certified by the allotment authority। अब लाहौर हाई कोर्ट ने तो कहा कि आपने इन सब लोगों से भी 7E लेना है। तो अभी जो इन्होंने ऑपरेशन मुतल किया है पंजाब के अंदर 7E का सेक्शन 236(2)(a) के रेफरेंस से, तो मेरी बड़ी हम्बल ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि ये इन्होंने टैक्स पेयर्स, कॉमन टैक्स पेयर्स के फ़ायदे के लिए मुतल नहीं किया। कॉमन टैक्स पेयर से लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत वैल्यू एट कॉस्ट पे इन डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करते हुए, इन इस्तिस्ना को ख़त्म करते हुए भी आप ले सकते हैं, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट तभी फॉलो होती है कि आप 7E लें इन सारे जो पैरामीटर्स इनके मुताबिक। तो इन लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इन लोगों को अभी सिक्योर करने के लिए, पंजाब के अंदर इनको प्रॉपर्टीज़ को, इन बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो किसी अपर फोरम से रिवर्स, सस्पेंड या वकेट नहीं होती ICA में या सुप्रीम कोर्ट में, तब तक उसका जो 7E का जो ऑपरेशन है वो सर्कुलर नंबर 1 के रेफरेंस से मुअत्तल रहेगा। अच्छा, मज़े की बात है कि इसके अंदर उन्होंने रिवर्स, सस्पेंड और वकेटेड तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर कंफर्म कर देंगे तो फिर क्या होगा।
अगर कंफर्म कर देंगे तो फिर ये सारा उनको जो इस्तिस्ना है ये ख़त्म करके 7 ही देना लेना पड़ेगा। तो इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, फिर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में एक और अहम बात की गई जो इस बजट में उन्होंने नहीं की। उन्होंने पैरा 26 में कहा था कि जो विरासत की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको स्पेशल इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि विरासत वाले पर्सनस को ज़रूरी नहीं कि वो इतने हेल्थी या वेल्थी, उनके पास इतनी वेल्थ हो कि वो 7 ही पे कर सके, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली कोई इस्तिस्ना नहीं दिया गया। अब जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है इसको अगर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट और इसको अगर आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिला के पढ़ें तो आर्टिकल 201 कहता है डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। चूँकि हमारे FBR के जितनी प्रोसीडिंग हैं ये क्वाइट जुडिशल होती हैं तो इसके ऊपर भी ये बाइंडिंग है। तो उस पर उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189 आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाएगी तो फिर हाई कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग नहीं रहती। Any decision of a high court shall to extent that it decide a question of law or is based upon or enunciate a principle of law be binding on all courts subordinate to it। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन लेटर एंड स्पिरिट के तहत इस टाइम FBR इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। शायद इशराफिया को बचाना मकसूद है तो इस हवाले से, लेकिन चलें उसमें फ़ायदा फिल वक्त ये है कि जो कॉमन टैक्स पेयर्स थे वो 7E का फॉर्म या 7E का चलान पे किए बगैर पंजाब की हद तक वो अपना ट्रांसफ़र, पंजाब के टैक्स पेयर्स जो हैं वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद जो है जी इसके अंदर जो सर्कुलर 3 के ज़रिए सर्कुलर नंबर 1 में जहाँ जहाँ टैक्स ईयर 2022 का जिक्र था वहाँ पे सिर्फ टैक्स ईयर 2022 का जिक्र था, तो एक ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि टैक्स ईयर 2022 के बाद जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं और बंदा उसको सेल करना चाहता है तो वो किस प्रेस्क्राइब्ड मोड मैनर को अप्लाई करे। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि टैक्स ईयर 2022 जहाँ लिखा है उसको टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स पढ़ा जाए। इसका जो है इसका चलान वो विद होल्डिंग का आपको पता है कि बन रहा है इस टाइम जब आप सिस्टम पे जाते हैं। तो हालांकि 7E जो है इसका चलान जो है वो अगर विद रिटर्न आप पे करेंगे तो ये आपकी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी है, और रेगुलर जो टैक्स लायबिलिटी है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ये ज़रूर है सेक्शन 8 के तहत, लेकिन ये रेगुलर टैक्स लायबिलिटी है और 137 सेक्शन में इसने पे होना है। लेकिन अब सर्कुलर नंबर 1 के ज़रिए जो प्रेस्क्राइब किया गया तो इसका CPR अलहदा से सिस्टम में मौजूद है। उस जो CPR है ना तो उसको कहीं रूल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है और ना उसको कहीं सर्कुलर में प्रेस्क्राइब किया गया है, लेकिन रवायत के तहत है कि उसका सर्कुलर इस टाइम FBR की साइट पे अवेलेबल है, वो विद होल्डिंग का बन रहा है। और विद होल्डिंग के अंदर भी एक वजाहत आने की ज़रूरत है कि लोग आज के दिन में वो चलान बना रहे हैं। मसलन टैक्स मैं आज के दिन बनाऊंगा तो 16 अगस्त 2023 का चलान बनाऊंगा तो ये टेक्निकली टैक्स ईयर 2024 है, और जब 2024 टैक्स ईयर है तो 2024 टैक्स ईयर में तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही नहीं रही। इस 30/6 को ये प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं रहनी, तो इस पे इस साल में तो 7E अप्लाई होने का वो कोई जो इम्कान या ज़रूरत या लॉ के तहत में बाइंडिंग नहीं हो। तो इसका बेहतर होता कि एक वजाहत आती कि जिस साल में आप पे कर रहे हैं, मसलन मैं आज ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ तो मैं टैक्स ईयर 2023 के मंथ का ये चलान बनाऊँ। अगर 30/6/23 को वो प्रॉपर्टी मेरे नाम थी तो मैं टैक्स ईयर 2023 का चलान बनाऊँ, उसको अदा करूँ। ये कैसी एम्बिग्विटी है कि बस वो होने को सब कुछ हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये नहीं है। आज के चलान का कोई पर्पज़ नहीं है। टैक्स 2024 का आप चलान बना लेंगे, इसके ज़रिए टैक्स 2023 की आपकी टैक्स लायबिलिटी अदा नहीं होगी, वो आपके रिटर्न में अटैच नहीं होगा। वो एक नई एम्बिग्विटी क्रिएट हुई होगी, वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी उस तरह खड़ी रहेगी, और नेक्स्ट जो आपके जो टैक्स 2024 है वहाँ पे उस प्रॉपर्टी की हद तक 7E के लायबल नहीं रहेंगे। तो इसको भी इनको ज़रूर देखना चाहिए। सर्कुलर नंबर 3 में एक और काम जो अहम किया गया है, जो सेक्शन 7E के अंदर सबसेक्शन 2 में इस्तिस्ना दिए गए हैं। अब इनकी हद तक जो ट्रांसफर अथॉरिटीज़ हैं, और अभी जब हम बात करें तो पंजाब के अलावा हम बात कर रहे हैं। वैसे तो मैंने जो पहले गुजारिश की कि पंजाब की अथॉरिटीज़ भी अगर उनके पास बाकी 3 सूबों से कोई टैक्स पेयर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने आता है तो उसको भी इन कंडीशंस को देखना चाहिए। तो उसके हवाले से उन्होंने अपने से ज़िम्मेदारी ख़त्म करके वो जो इस्तिस्ना देखने की ज़िम्मेदारी है वो उन्होंने ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ पे डाल दी है, या डायरेक्ट उनको आप कह लें इख्तियार दे दिया कि वो ख़ुद इसको देख के इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे।
और बाद में ये जितना रिकॉर्ड है ये जहन में रखिएगा कि ये 1 हफ़्ते के अंदर आपने सेलर के कंसर्न चीफ कमिश्नर को मुहैया करना है। ये भी एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी और इशू है कि अगर एक ट्रांसफ़र अथॉरिटी में पाकिस्तान भर के लोग ट्रांसफरिंग करवाने आते हैं और पता चले कि पाकिस्तान भर के 40 चीफ कमिश्नर्स को वो ट्रांसफर अथॉरिटी अलग-अलग हर एक की अलग-अलग वो और वीकली बेस, ये भी नहीं कि महीने बाद 6 महीने बाद कि वीकली बेस पे वो एक लगा हुआ है कि जी आप वो रिकॉर्ड दें, तो इसको बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है कि या तो रेलिवेंट चीफ कमिश्नर को दे दिया जाए जिस पे वो अथॉरिटी फॉल करती है ताकि वो आगे फर्दर इसको डिस्पर्स कर ले, या इसको कोई क्वार्टरली या बाई एनुअल कर लिया जाए, चूँकि वो वीकली करने से कोई पर्पस फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि जी जहाँ का सेलर है वहाँ के चीफ कमिश्नर को आपने देना है, तो सेलर कोयटा का है, पेशावर का है, लंडी कोतल का है, कहाँ का है आपको नहीं पता, और आपके लिए पाकिस्तान भर के 40 चीफ कमिश्नर्स को रिपोर्ट करना एक ट्रांसफर अथॉरिटी को लायबल बना दिया गया, जो कि शायद एक और नई हार्डशिप है जो उसके अंदर। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी जो ट्रांसफर अथॉरिटीज़ हैं, सबसे पहले तो ये है कि जो नॉन रेजिडेंट है, हम तो पहले इस पे क्लियर पॉइंट थे कि नॉन रेजिडेंट के हद तक सेक्शन 7 ये अप्लाई ही नहीं होता और ना ही उसको कमिश्नर के पास जाने की, ना ही फॉर्म ए लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्म ए उसने लेना था जिस पे ये सेक्शन चार्जेबल है। नॉन रेजिडेंट पे सेक्शन चार्जेबल ही नहीं, तो उसको इस्तिस्ना लेने की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बेहतर हुआ कि उन्होंने इसके अंदर इसको मज़ीद वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि जी जो नॉन रेजिडेंट हैं वो इस सर्कुलर के साथ अटैच फॉर्म भी है, उसके ऊपर अपने पार्टिकुलर जो पर्सनस हैं, पर्सन में आपको पता है कंपनी, एओपी, इंडिविजुअल तीनों आते हैं, तो वो अपना नॉन रेजिडेंट होने का सबूत जो है वो मुहैया करेंगे ट्रांसफर अथॉरिटी को, और जो उसमें से इंडिविजुअल्स हैं वो स्पेशली साथ अपने पासपोर्ट की कॉपी और अपने CNAC, और अगर वो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं तो CNAC, नाइकोप और अपने जो है ना POC की कॉपी वो आप ट्रांसफ़र अथॉरिटी को मुहैया करेंगे, फॉर्म भी फिल करके देंगे। टैक्स ईयर 2022 और 2023 को अलहदा कैलकुलेट किया जाएगा और ट्रांसफ़र अथॉरिटी वो रिकॉर्ड लेने के बाद, उसकी तस्दीक के बाद, उसके नॉन रेजिडेंट होने के जो है वो तस्दीक के बाद सेक्शन 82 एंड ऑनवर्ड जो हमारे नॉन रेजिडेंट के सारे लॉज प्रिंसिपल्स हैं वो अलहदा से देखे जा सकते हैं कि नॉन रेजिडेंट कौन है। लेकिन पाकिस्तान में जो कम अज़ कम 183 दिन ना रहे लेकिन वो किसी दीगर मुल्क का रेजिडेंट ज़रूर हो, तो वो लेने के बाद वो उसकी ट्रांसफ़र कर देगी। अब यहाँ पर ये फिर वजाहत मौजूद नहीं कि अगर मैं टैक्स 2022 में नॉन रेजिडेंट था लेकिन 23 में रेजिडेंट हो गया, या 22 में रेजिडेंट था और 23 में नॉन रेजिडेंट हो गया, या 24 में अब जो साल चल रहा है इसके लिए मैं नॉन रेजिडेंट, साफ़ है कि अभी मामला चलेंगे तो उसके लिए होगा, तो इसकी वजाहत अभी प्रॉपर नहीं की गई, तो इसको भी ज़रा वजाहत कर दी जाए तो बेहतर है कि जिस साल, क्योंकि इसका तल्लक प्रॉपर्टी के ईयर से शायद ना हो, चूँकि प्रॉपर्टी तो हर साल टैक्सेबल है, लेकिन जिस साल आपने ट्रांसफ़र करवानी है उस साल से जो इमीडिएट पीछे प्रेसिडेंटिंग ईयर, अगर हम 24 की बात करें तो अगर मैं 23 में नॉन रेजिडेंट हूँ तो मुझे इस पर इस्तिस्ना मिल जाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं 22, 23, 24 सालों को अलग-अलग कैलकुलेट करता रहूँ। क्योंकि जब नॉन रेजिडेंट हूँ तो मुझे इस्तिस्ना जितने भी साल पुरानी प्रॉपर्टी हो उस पर मिलता रहना है। इसकी मज़ीद वज़ाहत बेहतर है कि हो जाए। इस तरह ही उन्होंने कहा कि जी जो आर्मी के शोहदा और उनके ज़ेर कफ़ालत लोगों को कैपिटल एसेट्स अलाट हुए हैं, आर्मी सूबाई या वफाकी हुकूमत के दौरान सर्विस फौतन मुलाजमीन, उनकी फैमिलीज़ को जो प्लाट हैं, वार वॉन्टेड पर्सन, आर्मी सूबाई वफाकी हुकूमत के जो हैं वार वॉन्टेड पर्सन उनको जो मिलने वाले प्लाट हैं, और दौरान सर्विस आर्मी वफाकी सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन को मिलने वाले प्लाट जो ओरिजिनल लाटी हों, डायरेक्ट उनको, ये नहीं कि वो अपनी फैमिली के नाम आगे इसको ट्रांसफ़र कर दें या किसी और लाटी से ख़रीदें, जो उनको बतौर अपनी मराद के ओरिजिनल अलाट हुए हैं उन प्लाट्स की या कैपिटल एसेट्स की हद तक, तो ट्रांसफ़र अथॉरिटी क्या करेगी कि वो सेलर से जो इसका ट्रांसफ़रर है उससे इसका एविडेंस वो जो है पहले तो देखेगी कि किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो उसका एविडेंस जो है वो हासिल करेगी, और जिस अलाटमेंट अथॉरिटी ने वो ओरिजिनल प्लाट या वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो अलाट की थी उससे तस्दीक शुदा एक जो कॉपी है वो मुहैया की जाएगी ट्रांसफ़र अथॉरिटी को कि ये वाकई ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट फर्स्ट अलाटमेंट इनके नाम की गई है। क्योंकि ये तस्दीक करना कि ये लेटर जो मेरे पास आज मलकियत का मौजूद है ये फ़र्स्ट ट्रांसफ़र मेरे नाम लाटी है या मैंने किसी और बंदे से ये ख़रीदा हुआ है, तो इसको सिर्फ वो अथॉरिटी जिसने ये डायरेक्ट अलाट किया वो अथोराइज़ है कि वो इसको सर्टिफाई करे और उसका सबूत लेके ट्रांसफ़र अथॉरिटी इसको फर्दर ट्रांसफ़र करेगी या कर सकेगी।
फिर इस तरह वो प्रॉपर्टीज़ जो 236 के जिन पे अदा किया गया, ये सारे वो इस्तिस्ना हैं जो सेक्शन 7E के सब सेक्शन 2 के अंदर मौजूद हैं। तो कहा गया 236 के जिस प्रॉपर्टी पे अदा किया गया तो वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर भी जब वो सेल के लिए आए तो उसके ऊपर भी इस्तिस्ना। इसके ऊपर तो 2 मिसालें इस सर्कुलर में दी गई हैं, लेकिन ये 2 मिसालें शायद एक जो टैक्स का अच्छा लायर है वो तो इनको समझ ले, लेकिन एक कॉमन टैक्स पेयर इनको नहीं समझ सकता। अगर हम इसकी जो मिसाल नंबर 1 है मैं उसकी बात करूं तो उन्होंने कहा कि जी मिसाल एक ये है कि जी आपने 15/6/2022 को आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी 236 के पे हो गया। अब 15/6/22 का मतलब है कि ये टैक्स ईयर 2022 में ये डेट फॉल कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने 1/7/23 को वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। तो 1/7/23 जो है तमाम टैक्स के जो वकला हैं वो समझते हैं कि ये टैक्स ईयर 2024 है, ये टैक्स ईयर 2024 है। तो उन्होंने कहा कि जी 2022 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 2023 पे 1% टैक्स देंगे। अगर तो ये टैक्स ईयर 24 में आके सेल हो रही है तो बिल्कुल ये ठीक है कि फिर हम 2023 का 1% टैक्स देंगे, हमें 236 के का इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने वही प्रॉपर्टी जो 15/6/22 को ख़रीदी थी वो मैंने 29/6/23 को बेच दी, जब उसी से प्रोसीडिंग टैक्स ईयर, क्योंकि मुझे 2022 का इस्तिस्ना मिल गया 236 के की बुनियाद पे और 23 का इस्तिस्ना मिल गया कि मेरे पास तो 30/6/23 को वो प्रॉपर्टी बाकी ही नहीं रही जिसके ऊपर मैंने 7 ही देना है। तो इस जो इनकी मिसाल है, ये चीज़ है, इसके हवाले से इनको इसको ज़्यादा वजाहत की, ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। लेकिन जो इन दोनों मिसालों को भी लागे पढ़ें और 236 के, चूँकि इस सर्कुलर ने ख़ुद कहा कि जहाँ पे इसमें कन्फ्लिक्ट आएगा तो लॉ प्रिवेल करेगा, तो 236 के को अगर हम पढ़ें तो जिस साल में हमने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी वो साल हमारा, उस साल के रिटर्न में वो उसने एग्जेम्प्ट में आना है। इसलिए मैंने मसलन 15/6/22 को मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी और मैंने 16/6/22 को ही बेच दी, अगर सेम टैक्स ईयर में, तो फिर मुझे इस्तिस्ना हासिल है। मैंने जिस साल में ख़रीदी लेकिन उससे अगला टैक्स ईयर ख़त्म होने से पहले 30/6 से पहले मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो उसमें चूँकि 30/6 को प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करनी तो इसलिए भी वो चार्जेबल टू 7E नहीं है। तो लेकिन इस मसालों को ज़रा शायद रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है और इसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1/7/23 टैक्स कंसल्टेंट्स तो समझ सकते हैं, शायद टैक्स अथॉरिटीज़ ना समझ पाएँ कि 1/7/23 का मतलब टैक्स ईयर 24 है। तो इसलिए 30/6/23 तक की जो प्रॉपर्टी इस मिसाल के मुताबिक बिकेगी वो जो 30/6/23 की रात को उस टैक्स पेयर के अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं होगी, उसके एसेट्स में अवेलेबल नहीं होगी, तो उसके ऊपर 7E नहीं लगेगा। तो ये इसके ऊपर भी इस्तिस्ना दिया गया है कि ये लोग भी अब डायरेक्ट ट्रांसफ़र अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे, उसके पास अपना रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होगा कि ये लास्ट प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र हुई थी, 236 के का चलान ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो वो बाकी अपना प्रोसीजर करते हुए ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर भी बग़ैर फॉर्म ए हासिल किए फाइलर से वो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे। ज़री ज़मीन जो है इसमें एक्सक्लूडिंग फार्म हाउसेस के ज़रिए सर्कुलर में भी दी गई है और सेक्शन में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फार्म हाउस के अलावा जो ज़री ज़मीन है अब उसके ऊपर भी फॉर्म ए लेने की फ़ाइलर बंदे के लिए ज़रूरत बाकी नहीं रही। वो फ़ाइलर जो है वो डायरेक्ट जो है अपना अप्रोच करके ट्रांसफ़र अथॉरिटी को, और उनके पास चूँकि अपना डीसी ऑफिस में या बाकी अदरवाइज़ रिकॉर्ड अवेलेबल होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ज़री है और कौन सी कमर्शियल या अदरवाइज़ है, तो वो ज़री ज़मीन जो है उसकी हद तक भी सेक्शन 236C(2)(a) के तहत जो है वो इस्तिस्ना ट्रांसफ़र अथॉरिटी इटसेल्फ अप्लाई करके तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगी और उसके ऊपर वो फॉर्म ए लेने की ज़रूरत अब बाकी नहीं रहेगी। सेक्शन 7E के सब सेक्शन 2 के आई के अंदर जो एक इस्तिस्ना है लोकल अथॉरिटीज़ का, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का, डेवलपर एंड बिल्डर्स का, कि जो DNFE पे रजिस्टर्ड हों और उनके वो कैपिटल एसेट, ये बड़ी वजाहत वाली बात है, वो कैपिटल एसेट जो उन्होंने लैंड डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हों, यानी कि हर कैपिटल एसेट नहीं उनका, वो कैपिटल एसेट जिन्होंने लैंड डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए हों, और अब जब वो ट्रांसफ़र करवाने जाएं तो वो कमिश्नर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने ट्रांसफ़र अथॉरिटी को मुहैया करनी है। नंबर 1 DNFE पे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, नंबर 2 जिस
रेलिवेंट अथॉरिटी के पास उन्होंने इसकी डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल ली थी, सोसाइटी बनाने की या बिल्डिंग बनाने की, वो टीएमओ हो सकता है, वो अदरवाइज़ को अथॉरिटी हो सकती है, उस अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट कि ये लैंड डेवलप हो चुकी है या कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अगर बगैर लैंड डेवलप किए या बगैर प्लाट कंस्ट्रक्ट किए वो बेचेंगे तो उन्हें ये इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर लैंड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का वो सबूत मुहैया कर देते हैं और डीएनबी पे रजिस्टर्ड होने का सबूत मुहैया कर देते हैं तो वो अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक अपना इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। इस्तिस्ना से मुराद है को डायरेक्ट ट्रांसफ़र अथॉरिटी को अप्रोच करके ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मुहैया करके वो अपना इसकी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की, ट्रांसफ़र अथॉरिटी इन तमाम ट्रांसफ़र्स का जो वो डायरेक्ट करेगी फॉर्म है के बगैर इनका रिकॉर्ड रखेगी वीकली बुनियाद के ऊपर। वो जो जहाँ का सेलर होगा उसके मुतलका चीफ़ कमिश्नर को वो तमाम रिकॉर्ड की कॉपी मुहैया करने की पाबंद होगी। नॉन फाइलर के लिए कोई तब्दीली नहीं। पंजाब की हद तक आप कह सकते हैं कि सर्कुलर 1 चूँकि इस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं रहा, बेशक ये प्रेस्क्राइब नहीं है, ये पहले हम बात कर चुके हैं, ये अगेंस्ट द लॉ दोनों सर्कुलर हैं, लेकिन पंजाब की हद तक नॉन फाइलर चूँकि सर्कुलर 1 ही एप्लीकेबल नहीं रहा तो पंजाब की हद तक नॉन फाइलर अपनी ट्रांसफ़र करवा सकेगा। लेकिन पंजाब से हट के जो बाकी हैं वहाँ पे वो फाइलर्स के लिए इस सर्कुलर 3 में तब्दीलियाँ आई हैं, नॉन फाइलर्स के लिए सर्कुलर 1 का लॉ ही लगेगा। इसी सर्कुलर में कहा गया है, वजाहत की गई है कि कानून और इसमें कुछ तज़ाद आएगा तो लॉ प्रवेल करेगा। और इसी में अब एक चीज़ और कही गई है कि ये सर्कुलर सिर्फ FBR के 7E के हवाले से ऑटोमेटेड सिस्टम के डेवलप होने तक है। वो ऑटोमेटेड सिस्टम उम्मीद बड़ी है कि ये जो है इस मंथ के एंड तक 10-12 दिन तक वो आ जाएगा। लेकिन अब यहीं पे फिर कंट्राडिक्शन आ रही है कि इसमें कहा गया कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम के डेवलप होने तक है। सर्कुलर का जो पहला पैरा नंबर 2 था उसमें कहा गया कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जब तक वो रिवर्स सस्पेंड या वकेट नहीं होता तब तक पंजाब की हद तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसमें भी देखते हैं कि क्या वजाहत इसके ऊपर आती है। अब इसके ऊपर एक आखिरी बात एक प्रोफेशनल के तौर पे मैं गुजारिश करूँगा कि सवाल ये आया कि क्या हम 7E जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2023 है इसका फॉर्म फिल करें कि नहीं करें। मेरी बड़ी हम्बल ओपिनियन के अंदर वो तमाम दोस्त जो लाहौर हाई कोर्ट की जिन्होंने इसको 7E को चैलेंज किया था या जो पंजाब के अंदर हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक वैल्यू एट कॉस्ट पे 7E फॉर्म फिर भी फिल करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी ऐसा इस्तिस्ना नहीं है कि 7E को गैर कानूनी करार दिया गया। फेयर मार्केट वैल्यू पे लेना गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन वैल्यू एट कॉस्ट पे लेने को जस्टिफाई कहा गया। जो इस्तिस्ना है वो भी अकॉर्डिंगली ख़त्म किए गए तो उस पर तो स्कोप बढ़ गया। इसलिए 7E का फॉर्म ज़रूर फिल करें। सर्कुलर 1 और सर्कुलर 3 का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ सेक्शन 236C के सब सेक्शन 2A के साथ है। इसके ज़रिए आप सेक्शन 7E की किसी डायरेक्ट लाइबिलिटी से जब तक कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाता वो आप उसके ऊपर कोई डायरेक्ट रिलीफ नहीं ले सकते। उम्मीद है कि ये चीज़ें जो मैंने बयान की आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर 0300 428 1343 पर मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मोहम्मद हसन विर्क एडवोकेट मेरा नाम है और आप इस नंबर पे मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।